बच्चों, मुझे माफ करना, आज फिर आपको भूखे ही सोना पड़ेगा। मम्मा, क्या अब इंसान अपने घरों की छतों पर हम पक्षियों के लिए दाना नहीं रखते हैं? नहीं बेटी, अब इंसान बहुत लालची हो गए हैं। अब तो कोई भी इंसान ना हमें दाना देता है ना पानी। पहले के इंसान हम पक्षियों से बहुत प्यार करते थे, वो हमें दाना पानी दिया करते थे। तो मम्मा, आप शिकायत करें, आप इंसानों के राजा जी के पास बस्ती वालों की शिकायत करें। आप राजा जी को बताएं कि अब इंसान हमें भूल गए हैं। हाँ बेटी गुड़िया, मैं ऐसा करूँगी। मैं राजा जी से मिलने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने पड़ोसी दोस्त कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरे साथ चलो, हम इंसानों के राजा के पास जाकर बस्ती वाले इंसानों की शिकायत करेंगे। चिड़िया, हम पक्षियों की बात राजा जी कहाँ सुनेंगे, और ये भी हो सकता है कि हमें कोई राजा जी से मिलने ही ना दे। चिड़िया, मैं जानता हूँ, मैं एक राजा जी के महल में कई साल पिंजरे में कैद रहा हूँ। मैंने देखा है सब इंसान बुरे नहीं होते जैसे हम पक्षी। आप बात करें, आप राजा जी को बताएं, शिकायत लगाएं इंसानों की। मैं जाऊंगी, मैं राजा जी से मिलने जरूर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए छोटी चिड़िया हौसला करती है। राजा जी से मिलने इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ती है। वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। राजा जी का महल बहुत बड़ा था। महल के पास एक पेड़ था। चिड़िया उस पेड़ पर बैठ जाती है। महल का दरवाजा तो खुला है, मगर वो सैनिक क्या मुझे अंदर जाने देगा? कहीं कहीं वो सिपाही मुझे गोली ना मार दे। नहीं नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपना अधिकार लेने के लिए राजा जी से जरूर मिलूंगी। मैं जाऊंगी। डरती हुई चिड़िया फिर से उड़ती है और महल की तरफ बढ़ती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अंदर नहीं जा सकती। सिपाही, मुझे राजा जी से मिलना है। मुझे राजा जी से इंसानों की शिकायत लगानी है। छोटी चिड़िया, जाओ, अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। चिड़िया सिपाही की बहुत विनती करती है, मगर सिपाही चिड़िया को महल के अंदर जाने से रोक देता है। शाम तक चिड़िया महल में पेड़ पर बैठी रहती है, मगर एक सिपाही जाता तो वहाँ दूसरा आ जाता है। शाम हो जाती है और चिड़िया निराश होकर जंगल वापस चली जाती है। मम्मा, क्या कहा राजा जी ने? गुड़िया बेटी, मैंने शाम तक इंतजार किया, मगर मुझे उस बुरे सिपाही ने राजा जी से मिलने ही नहीं दिया। वो दरवाजे पर खड़ा पहरा दे रहा था। तो मम्मा, कुछ ऐसा करें कि राजा जी आपको खुद बुलाएं। जब तक आप राजा जी से मिल नहीं लेती, तब तक राजा जी को कैसे मालूम होगा अब इंसान हम पक्षियों को दाना नहीं देते हैं। दूसरे दिन चिड़िया फिर से अपने दोस्तों के पास जाती है। कुछ ऐसा करें कि राजा जी हमें खुद बुलाएं और हम राजा जी को अपनी फरियाद बता सकें। अगर मैं गया तो मुझे फिर से कैद कर लिया जाएगा। ना जाने इंसानों को तोते पकड़ने का क्यों शौक है। मैं वहाँ नहीं जा सकता, वरना पिंजरे में कैद हो जाऊंगा। है, मेरे पास इसका एक उपाय है, मैं करूँगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि राजा जी चिड़िया को महल के अंदर बुलाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर जाता है। गोरी, चलो, आज हमें राजा की रानी का हार चुराना है। कालू जी, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, मगर मैं अपने पक्षी दोस्तों की जिंदगी बचाने के लिए ये सब करूँगी। कौवा और कौवी जाते हैं। रानी महल के बाहर बैठी एक बड़े पलंग पर अपना बनाव संभाल कर रही थी। कौवा और कौवी पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाते हैं। कालू जी, तुम जाओगे या मैं जाऊं? तुम यहाँ बैठकर ध्यान रखो और मैं जाता हूँ। अगर खतरा हुआ तो तुम शोर मचा देना। फिर कालू कौवा जाता है। रानी अपने ध्यान बैठी हुई थी। कालू कौवा पीछे से जाता है और रानी का हार उठाकर भागता है। कौवा 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 ले गया मेरा हार, मेरा कीमती हार वो कौवा ले गया। सिपाही सिपाही, पकड़ो उसे। कौवा और कौवी कहाँ रुकने वाले थे, वो रानी का सोने का हार चुराकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। राजा जी, मुझे मेरा कीमती हार वापस लेना है। जो भी हो, मुझे मेरा हार वापस चाहिए।
राजा सिपाही बुला लेता है। पकड़ो, जैसे भी हो उस कौवे को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। राजा जी, सारी तैयारी कर ली है, हम अभी जंगल में जाते हैं। फिर सिपाही जंगल में निकल जाते हैं। मैंने कर लिया। ये रहा चिड़िया, ये रहा चिड़िया रानी का सोने का हार। कवि और कवि, तुमने अपना काम अच्छे से किया है, अब आगे का काम मैं करूंगी। अब ये रानी का हार ही मुझे राजा जी तक लेकर जाएगा। सब पक्षी सुन लो, सब सुन लो, एक बड़ा कौवा और एक कौवी रानी का हार चुरा लाए हैं। शाम तक अगर रानी का हार वापस ना मिला तो जंगल को आग लगा देंगे, सब मरेंगे, दोषी कौवे भी और सब पक्षी मरेंगे। ये सुनकर चिड़िया जल्दी जल्दी से सिपाही के पास जाती है। सिपाही, मुझे मालूम है वो कौवे कहाँ रहते हैं। जल्दी जल्दी बताओ चिड़िया। मगर मैं ये बात राजा जी को ही बताऊंगी, आप मुझे राजा जी के पास ले जाएं। सिपाही मान जाते हैं और चिड़िया को साथ लेकर महल की तरफ वापस मुड़ते हैं। चिड़िया, यहाँ रुको, मैं राजा जी से पूछ कर आता हूँ। फिर सिपाही राजा जी के पास जाता है। राजा जी, एक चिड़िया जानती है वो दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो कौवे? राजा जी, मगर वो चिड़िया ये बात आपको ही बताना चाहती है, वो बाहर खड़ी है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम उसे आपके पास अंदर महल के अंदर ले आए। मुझे मेरा हार चाहिए, जैसे भी हो मुझे मेरा हार वापस लेना है। आप जल्दी से उस चिड़िया को महल के अंदर लेकर आओ। सिपाही जाता है और चिड़िया को महल के अंदर ले आता है। राजा जी, आप राजा हैं? आप इंसानों की बस्ती के राजा हैं? हाँ चिड़िया, मैं ही राजा हूँ। जल्दी से बताओ कि वो दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं। मेरी रानी का हार किसी भी कीमत पर हमें वापस लेना है। रानी जी, आपका एक हार गुम हुआ तो सबको फिक्र हुई, सब जंगल तक पहुँच गए, मगर हम भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। कोई हमें दाना नहीं देता, कोई हमें पानी नहीं देता। पूछें, आप राजा जी से पूछें कि हम पक्षियों का राजा कहाँ है? क्या हम पक्षी राजा जी के राज्य में नहीं रहते? चिड़िया, मैं जानती हूँ सब इंसान अपने अपने घरों की छतों पर आप पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं, फिर आप पक्षी कैसे भूख से मर रहे हो? रानी जी, माफ करना, आपका हार मेरे दोस्त कौवे के पास ही है। मैं राजा जी से मिलने आई थी, मगर सिपाही ने मेरी फरियाद सुने बिना ही मुझे वापस भेज दिया। आपका हार हम सब दोस्त पक्षियों ने इसीलिए चुराया था कि हम राजा जी तक पहुंच सकें। कोई इंसान भी हमें दाना और पानी नहीं देता, सब भूल गए हैं। अपने अपने कामों में इंसान इतने मसरूफ हो गए हैं कि हम छोटे पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये सुनकर राजा और रानी दुखी हो जाते हैं। मैं राजा हूँ, मैं इंसानों और पक्षियों दोनों का राजा हूँ। शायद मैं भी भूल गया था कि पक्षी भी मेरे राज्य में ही रहते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर देना। आज के बाद सब इंसान आप पक्षियों को दाना देंगे और पानी भी। राजा जी, ये आपका एहसान होगा हम छोटे और कमजोर पक्षियों पर। मैं अभी रानी का हार लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया जंगल वापस जाती है। क्या बात हुई? क्या राजा जी को बताया तुमने? हाँ कौवे दोस्त, लाओ वो रानी का हार, अब हमें हार की कोई जरूरत नहीं है। फिर चिड़िया गौरी कौवी से रानी का हार लेकर वापस महल जाती है और रानी का हार उसे लुटा देती है। सिपाही, जाओ बस्ती में जाओ और सबको बता दो कि आज के बाद कोई भी इंसान पक्षियों को नहीं भूलेगा। सारे इंसान अपने अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखेंगे। सिपाही ऐलान करता है और फिर सारे इंसान अपने अपने घरों की छतों पर दाना पानी रखने लगते हैं। पक्षी खुश हो जाते हैं और सारे पक्षी सुबह सवेरे इंसानों की बस्ती में आने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें इंसानों की बस्ती से दाना पानी मिलने लगता है। टुनटुनी और बंटी अपने एग्जाम देने के बाद अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही सुंदरवन से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। टुनटुनी की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल।
हमारे जंगल में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। टुनटुनी अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। टुनटुनी को एक पेड़ के पीछे से किसी चिड़िया की रोने की आवाज आती है। टुनटुनी डर जाती है और भागती हुई घर पहुँचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। टुनटुनी के नाना टुनटुनी के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। टुनटुनी के नाना टुनटुनी की बात पर ध्यान नहीं देते। जब बंटी और टुनटुनी अपने कमरे में सो रहे थे तो उनके कानों में फिर किसी चिड़िया के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है, नाना को जगाना चाहिए। टुनटुनी और बंटी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक चिड़िया बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है, उसका चेहरा छुपा हुआ था। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर नदी के पास देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? टुनटुनी दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाती है और वहाँ से भागते हैं। रात के घेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ से उन्हें चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते भागते नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजी बज रहे हैं। बंटी और टुनटुनी चीखते हैं और अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं और उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही तुम्हारे जंगल वापस भेजने का इंतजाम कराता हूँ। टुनटुनी और बंटी अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो चिड़िया ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात टुनटुनी और बंटी सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी यानी हमारी मम्मी की बहन भी थी? हाँ, मैं कौवे से प्यार करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी शादी की तैयारी कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर एक होटल है जहाँ मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे, उन्होंने सिख जंगल की दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी टुनटुनी और बंटी के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में पक्षियों को चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर पक्षी नदी के पास भूतों की बारात को गुजरता हुआ देखते हैं। टुनटुनी और टूनी दोनों अच्छी सहेली थी। उन दोनों का अपना अपना खेत था। टुनटुनी मेहनती थी, इसलिए अपने खेत पर मेहनत करके वो अच्छी बढ़िया फसल उगाती थी और अच्छे दामों में बाजार में बेचती थी। जबकि टूनी बहुत आलसी थी, इसलिए उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार टूनी और टूनी बहन कहाँ हो? आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। टुनटुनी, अभी फसल कहाँ तैयार हुई है? शाम को चलते हैं ना। फसल कब की पककर तैयार हो गई है। अगर 1-2 दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मैं खेत पर जा रही हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है।
टुनटुनी खेत पर चली जाती है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेती है और उसी दिन बाजार में बेच भी आती है। शाम को टुनटुनी चिड़िया फिर से टूनी चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है टूनी बहन, तू आज खेत पर नहीं गई? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अभी भी डॉक्टर से दवाई लेकर आई हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया है ना, एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी। अच्छा ठीक है, मैं काट देती हूँ, तू आराम कर। टूनी को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर टुनटुनी चिड़िया तो अपनी दोस्ती निभा रही थी। पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो गया था। टूनी बहन, तेरे देर करने के कारण तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है, अब इसे बेच कर आ जाओ। यार एक काम कर, तू बेच आ, मुझे घर पर बहुत सारा काम है। अच्छा, पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आती हूँ। अब तो अक्सर ही टूनी चिड़िया खेत के सारे काम टुनटुनी से करवाती थी। टुनटुनी अपने खेत के साथ साथ टूनी चिड़िया के खेत भी देखने लगी। एक रात टुनटुनी चिड़िया पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिस कारण वो बहुत घायल हो गई। टुनटुनी चिड़िया चिंता में थी। उस दिन उसकी पड़ोसन बुलबुल उससे मिलने आती है। बुलबुल बहन, अब क्या होगा? बैंगन की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गई तो फसल खराब हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। चिंता क्यों करती हो? तुम अपनी सहेली टूनी की कितनी मदद करती हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने टूनी चिड़िया के खेतों को भी संभाला है। तुम टूनी बहन को बोल दो कि वो बैंगन की फसल काट देगी। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल, आखिर मुसीबत में मेरी दोस्ती तो मेरे काम आएगी। टुनटुनी ने टूनी चिड़िया से जब मदद मांगी तो टूनी चिड़िया ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार टुनटुनी, तू तो जानती ही है मेरे को वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रही हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? बहन, तू कोई और इंतजाम कर ले, मेरे बस का तो नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे खेत पर जाना है। टूनी बहन, मैंने भी तेरे लिए हमेशा काम किया है, आज तो मुझे साफ मना कर रही है। हम दोनों तो दोस्त हैं ना? हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? दोस्त तो है, पर तू देखना मैं कितना करूँ। तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान रह गई। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहती थी, आज वही दोस्त मतलबी बन गई। मुसीबत में काम नहीं आई। टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। पर एक दिन टुनटुनी चिड़िया किसी तरह खेत पर पहुंची तो वो हैरान रह गई। उसकी बैंगन की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपनी दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देती तो मेरी बैंगन की फसल बच जाती। तभी पड़ोस का किसान बंटी कबूतर वहाँ आता है। टुनटुनी बहन, आप सही कह रही हो। आपने हमेशा टूनी बहन की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है। उसी समय आकाश मार्ग से एक परी आती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त टूनी ने बहुत गलत किया है, पर हर पक्षी और जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए अच्छा ही होगा। इतना कहते ही लाल परी ने टुनटुनी के खेतों पर जादुई फूंक मारी और देखते ही देखते टुनटुनी के खेत में ताजे बैंगन की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत ताजे बड़े बड़े बैंगन से भर गया था, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। और टुनटुनी को समझ आ गया था कि टूनी चिड़िया स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। इस